हेलो फ्रेंड्स, निरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अपन भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जेएलओ एग्जाम के अंदर छपने वाले होंगे वही अपन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप में से किसी ने इससे पहले वाला वीडियो यानी पार्ट 1 जो कि अपन ने 21 अक्टूबर 2023 को डिस्कस किया था शाम के समय में, अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर अभी वो उपलब्ध है, आराम से देख सकेंगे। और आई होप मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपके जो एमसीक्यू मेथड है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। चलते हैं प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति का संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उच्चतर न्यायपालिका यानी हायर जुडिशरी के न्यायाधीश अपने सदाचार की अवधि तक पद पर बने रहते हैं। संघ मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बने रहती है। राष्ट्रपति उस पद पर पुनः निर्वाचन हेतु पात्र होते हैं। अब अपने को इन चारों में से ये पता लगाना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पे अपने को लग रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये एक सही लग रहा है। दूसरा है कि हायर एजुकेशन के न्यायाधीश अपने सदाचार की अवधि तक पद पर बने रहते हैं, ये अपने गलत है। फिर नेक्स्ट है संघ मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है, यह सही है। और राष्ट्रपति उस पद पर पुनः निर्वाचन हेतु पात्र होगा, योग्य होगा, तो ये भी सही है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 3, 4। यहाँ पर कहाँ पे बताया गया 1, 3, 4 सी में बताया गया है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ए राष्ट्रपति के अंदर। दोस्तों इस लेक्चर सीरीज के अंदर आपको पीडीएफ भी अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध रहेगी, अगर आप लेना चाहते हो और वहाँ पर जुड़ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल अपना है निरेक्लो एकेडमी के नाम से है, आप टेलीग्राम पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। और नहीं मिले तो कमेंट में कर देना, मैं आपको पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है कथन और कारण बताना है अपने को। तो संविधान ने संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित की है। कारण बताना है, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक राज्याध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। अब जो संविधान के संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, एकदम राइट है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक राज्य अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। तो ये क्या कर रहा है, इसका आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ए राइट हो जाएगा। लगभग इस सीरीज के अंदर 500 से प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जो वीडियो के अंत तक बने रहेगा वही इस एग्ज़ाम में यानी जेएलओ के एग्ज़ाम में सफलता को हासिल कर पाएगा। तो देखते हैं कौन वीडियो के अंत तक बने रहता है। संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। देखो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं आराम से आंसर पढ़ता हुआ चलूँगा, आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम होने चाहिए 35 वर्ष होने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पांडिचेरी संघ और राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा या राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा सही होगा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के पांडिचेरी संघ के, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा लागू हो जाएगा। 2 और 3 ये क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की दी हुई है। आर्टिकल 57, आर्टिकल 59, आर्टिकल 58, आर्टिकल 60।
राइट आंसर क्या हो जाएगा 57, राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के बारे में बात की गई है। अब जो आर्टिकल 59 है यानी सी 59, तो यहाँ पर अपने को बात की गई है कि किसी भी वाद का संदाय नहीं या लाभ के पद पर नहीं है, उपलब्धि भत्ते किराए का हकदार वो बताएगा, इसके बारे में राष्ट्रपति हकदार होगा। फिर है कि भाई 60 के अंदर शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है, जो अगर सीजीआई नहीं है तो उसमें जस्ट सीजीआई प्रतिज्ञान करेगा, ठीक है। और जो आर्टिकल 58 है वहाँ पर योग्यता के बारे में बात बताया गया है, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य का लाभ का पद लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और कोई भी किसी भी तरह का उसको लाभ का पद ग्रहण धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो अपन समझ सकते हैं कि अपन ने चारों आर्टिकल देख लिए हैं और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राष्ट्रपति का नामित व्यक्ति या लोकसभा का उपाध्यक्ष? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का राज्यसभा में राष्ट्रपति का नामित व्यक्ति, सी। निम्नलिखित में से किसको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है? तो ये अपन ने पढ़ लिया है, वापस आ गया क्वेश्चन, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होंगे संसद के दोनों सदनों के राज्य विधानमंडल के समस्त निर्वाचित सदस्य। डी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन लिए निर्वाचक मंडल के निम्नलिखित किससे मिलकर बनता है? तो संसद के दोनों सदन, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से बनता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के पूर्व उत्तर प्रदेश को या विधानसभा भंग कर दी गई, तो इसके परिणाम राष्ट्रपति पद का निर्वाचन क्या हो जाएगा? निश्चित समय पर होगा उसमें, तो ये अपन आराम से देख सकते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर दोस्तों बहुत मंजिल दूर है और अपन को पार लगाना है। अगर आप साथ रहेंगे तो अपन इस मंजिल को भी हासिल कर लेंगे, जैसे जेएलओ के एग्ज़ाम में अपन पास होंगे। बस महादेव से यही दुआ है कि आप सभी जेएलओ के एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाएं, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना सही स्थिति को इंगित करना है। 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने पर राष्ट्रपति का पद अपने आप रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। जब राष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेगा तब भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। जब राष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेगा तब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जब राष्ट्रपति का पद उसके इस्तीफा देने से रिक्त होता है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए किए गए चुनाव में चुना गया राष्ट्रपति अपने पद पर निम्नलिखित अवधि तक बना रहता है। इस्तीफा देने वाले राष्ट्रपति के बचे हुए समयावधि तक 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है, तब तक बना रहेगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। बी। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार से, असमर्थता से, संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संविधान के अतिक्रमण से, ठीक है। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना चाहिए सदन में कुल सदस्यों का बहुमत से, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित मत एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 से, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे होगा? 2/3 बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है।
राष्ट्रपति के महाभियोग का कोई आरोप प्रारंभ किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल संसद के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के किसी भी सदन में। तो महाभियोग का जो कोई भी आरोप लगाता है तो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ठीक है, चाहे लोकसभा का सदस्य लगा रहा हो तो वो राज्यसभा में, और राज्यसभा का है तो लोकसभा में, तो ये दोनों आप किसी भी सदन में लगा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। पढ़ लिया अपन ने। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यदि यह पारित किया गया हो तो सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से उसको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। उपराष्ट्रपति के समक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष, उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष या मुख्य निर्वाचित आयुक्त के समक्ष। तो हायर कोर्ट का जो अगर जो सीजेआई है वो अनुपस्थित है तो वहाँ पर उसके जो ज्येष्ठतम जो जज होंगे उनके समक्ष वो क्या करेगा, शपथ लेगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि अपन के जेएलओ की जो सब्जेक्ट वाइज है सीरीज अपन आने वाले दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम अध्यादेश बिना हस्ताक्षर के लौटा दिया था। यह संबंधित है गुजरात विधानसभा के विघटन से, जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन लगाने से और उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधार से, भारतीय जीवन निर्माण अधिवेशन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोई भी सुझाव दिए गए थे उनके चुनाव सुधार में, तो वहाँ पर उस समय अध्यादेश है वो वापस लौटा दिया गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सही है कि राष्ट्रपति को 2 महीने की नोटिस देकर प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। 2 महीने की नोटिस देना अनिवार्य नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं दी जा सकती। आंसर सी, कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित करना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करना, मिलिट्री थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल की सेवा समाप्त करना। तो ये क्या कर सकता है राष्ट्रपति, किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित कर ये वाला काम नहीं कर सकता है। बाकी तीनों काम कर सकता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा, जो थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल की सेवा को भी समाप्त कर सकता है। बाद में बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता रहता है, भारत का महान न्यायवादी। आर्टिकल बताइए दोस्तों, कौन सा आर्टिकल में ये। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महान न्यायवादी संसद के दोनों सदन की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने के लिए अधिकृत होंगे। प्रत्येक मंत्री संसद के दोनों सदन की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने के लिए अधिकृत होंगे। महान न्यायवादी संसद के दोनों सदन में मत देने का हकदार होंगे। केवल वही मंत्री वोट देने का हकदार होंगे जो उस सदन के सदस्य होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महान न्यायवादी संसद के सदन दोनों सदनों के कार्यों में भाग लेने और बोलने के लिए अधिकृत होगा। और प्रत्येक मंत्री सदन के पहला राइट आ जाएगा, दूसरा भी राइट हो जाएगा, और चौथा तीसरा महान न्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बैठने का हकदार होगा। तो ये नहीं है, केवल वही मंत्री वोट देने के हकदार होंगे जो उस सदस्य के सदन के सदस्य होंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 सी राइट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। ए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो महाधिवक्ता। महान न्यायवादी 76 में आता है, अटॉर्नी जनरल। महाधिवक्ता 165 में आता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश 124 के अंदर बताया गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त 324, जो अब चुनाव होने वाले विधानसभा के, तो कौन कौन अपने क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं उनको जिताना भाई, और सही आदमी को जिताना। निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, उच्च न्याय के न्यायाधीश, संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल, उपराष्ट्रपति, और उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल कहाँ पर बताया गया है, बताइए दोस्तों, लिखा हुआ जरूर है, बताइए। सी। जातियों,
या जनजातियों को अनुचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किस संवैधानिक अधिकार में विहित है? वह है भारत का राष्ट्रपति। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? वित्तीय आदेश, आर्टिकल 112, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 125। बताइए राष्ट्रपति को अध्यादेश कहाँ पर बताया गया? आर्टिकल 123 में। और 213 के अंदर कौन सा है वो भी बताइए। ठीक है। अब 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय अपन का जो फाइनेंशियल जो ये एनुअल वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है 112। 124 में भारत का सुप्रीम कोर्ट है। 125 में वेतन भत्ते बताए गए सुप्रीम कोर्ट के। फिर है 334 राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश यदि संसद अपने पुनः संवैध होने के बाद उसका अनुमोदन या अनुमोदन नहीं करता है, अनानुमोदन नहीं करता है तो निम्नलिखित अवधि के भीतर निष्प्रभावी हो जाता है 6 सप्ताह तक। ठीक है। ए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है यदि लोकसभा विघटित हो जाए तभी प्रभावी होता है। संसद के पुनः संवैध होने पर उसके समक्ष रखा जाता है या जिस समय संसद सत्र में है तब भी विधि बनाने की समानता शक्ति राष्ट्रपति को उपलब्ध रहेगी। आंसर सी। 336 भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी विषय या मामले के उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 143। ठीक है। और 140 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में बात करता है। घोषित विधि पर कब लागू होगी इसमें बताया गया 141 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और के बारे में प्रकटीकरण के बारे में 142 के अंदर बताया गया है। फिर किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। सी। 338 राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं कर सकेगा। समा शक्ति का प्रयोग लोकसभा के विघटन का, संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत सरकार की बर्खास्त की, इस बात का निर्णय कि क्या कोई संविधान अनर्थ को प्राप्त कर लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति मंत्री की सलाह पर कार्य नहीं करेगा? नेगेटिव फॉर्मेट में है तो जब वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य निरंतर के प्रश्न का विनिश्चित करता हो। डी। संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक बन सकता है। किसने इस प्रकार की आशंका अभिव्यक्त की थी? डॉक्टर एल ग्लेड हिल ने यह कहा था। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड से दंडित किसी भी व्यक्ति के मामले में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार है। उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है। उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश आजीवन कारावास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है यानी ऑप्शन 2। और उन सभी मामलों में दंडादेश नहीं होगा उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश आजीवन कारावास के रूप में है यानी 2 और 4। 2 और 3 क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा संवैधानिक प्रावधानों के प्रारूप सरकार का चलना सुनिश्चित करने का भारतीय संघ पर कर्तव्य आरोपित करता है? आर्टिकल 256, आर्टिकल 355, आर्टिकल 257, आर्टिकल 356। राइट क्या हो जाएगा? सी। आर्टिकल 355। नेक्स्ट है संविधान
के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल उद्घोषणा की अवधि में मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार होगा? तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न के द्वारा किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। 344 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद के सदस्यगण करते हैं। बी। यह कहना सही होगा कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होता है। डी। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतया मौन बताया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। रिवर्स में चलेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है ऐसे संकल्प के द्वारा जिसमें राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और उसके लोकसभा का सहमत भी प्राप्त हो चुका हो। डी। संसदीय प्रणाली की सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ए आर दोनों सही है और आर ए से व्याख्या कर रहा है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार आधारशिला आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अंतर्गत। भारत में प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में प्रधान स्थिति होती है और भारत गठबंधन सरकार को युग की ओर बढ़ रहा है। तो आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी। 500 से प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, तो स्पीड से तो चलना ही होगा। ठीक है दोस्तों, कैसी लग रही है स्पीड? अगर ज़्यादा है तो बता दीजिएगा मेरे को। राज्य विधानसभा की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है अधिकतम 6 महीने। अपने को रिवीजन करना है दोस्तों। अब लास्ट मोमेंट पे अपन कर क्या सकते हैं? एमसीक्यू जितने से जितने सोल्व कर सकते हैं उतने सोल्व करिए। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति होगा? लोकसभा के। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति क्या होगी? आयु कितनी होगी? 35 वर्ष। राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। ए। राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत बताया गया है? अपने को ढूंढना है। तो यहाँ पे बी बताया गया है। पहले चारों पढ़ लेते हैं। वह हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राइट है। वह राज्य का औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होता है, यह भी राइट है। वह राज्य के विश्वविद्यालय में उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है, यह भी राइट है। और राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा, यह बात गलत है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में के अध्यादेश पारित करने की शक्ति कहाँ पर बताई गई है? 213 के अंदर। और वहाँ पर अपने को कौन बताएगा? 123 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, यही मैंने पूछा था आपको और यहाँ पे आ गया है। 229 के अंदर हाईकोर्ट के अधिकारी के सेवक के बारे में बताया गया और यहाँ 226 में रिट करने के बारे में बात करता है। फिर राज्य में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्यपाल भी कर सकता है राज्य में, और वहाँ पर कौन करेगा वो आप बता सकते हैं, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। ऐसे मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, क्या यह मंत्री बनने के उपरांत 6 महीने की काल अवधि समाप्ति पर मंत्री नहीं रहता है जब तक कि उसके पूर्व विधानमंडल सदस्य नहीं बन जाता। डी राइट आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति की स्थिति में अगले राज्यपाल की नियुक्ति तक कौन पद संभाल सकता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश, या तो कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न। ठीक है। फिर है, संसद निर्मित होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तीनों से मिलकर क्या बनेगी? संसद बनेगी। भारतीय संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा एवं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के प्रत्येक सदन को बैठने के लिए कौन आउट करेगा? भारत का राष्ट्रपति।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल होना चाहिए, सत्रासन का काल कहते हैं उसको। लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष होती है। प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से माना जाएगा। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष बताई गई है। लोकसभा के 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं, तो संसद के दोनों सदनों का कर सकता है। राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्तियों को संसद में नामित कर सकता है? 14 कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति खुद करेगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। राज्यसभा क्या होगा? एक स्थायी सदन है जिसके लिए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में निवृत्त हो सकेंगे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश प्राप्त करते हुए होगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा क्या हो जाएगा? विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? इनमें से कोई नहीं है। राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु की क्या हो गई? 30 वर्ष होगी राज्यसभा की, और लोकसभा की 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों को नाम निर्देशित संबंधी उपबंध को लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अपने को इसी तरह आगे बढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और फटाफट अपने को रिवीजन करना है। राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों के नाम निर्देशित करने की शक्ति है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग नाम निर्देशित होने के लिए पात्र नहीं है? तो राजनीतिक के लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों के में उसका अनुपस्थिति रहने के आधार पर सदन द्वारा उसको रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? आर्टिकल 101 क्लॉज 4 के अंतर्गत। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का कौन सत्य है? यदि वह पद त्याग करना चाहता है तो उसको त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। फिर निम्नलिखित में से किसी पद की गोपनीयता की शपथ लेने के लिए आवश्यकता नहीं है? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको भेजेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन राज्य लोकसभा का प्रथम स्पीकर था? जीवी मावलंकर। लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अनर्था के प्रश्न का निर्धारण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का विघटन कौन कर सकेगा? यह विघटन नहीं होती है। किसी भी सदन का अध्यक्ष उसका ही सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। संसद का एक सदस्य प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है केवल सिविल मामलों में। निम्नलिखित में से संसद सदस्य के निरता के प्रश्न पर निर्णय करेगा निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति। जिस कार्य को प्रत्यक्ष और नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष भी नहीं किया जा सकता, ये कथन किसने कहा था? किससे संबंधित है? तो आभासी विधेयक से संबंधित है। यदि कोई कार्य संविधान के अधिकार के बाहर किया जाता है तो अधिकारित माना जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया जाए तो पारित करने के लिए उसको और दहेज प्रतिशत अधिनियम, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम को, पोटा को, उपयुक्त सभी अधिनियमों को क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित मामले में सदनों के बीच विरोध को समाप्त करने के लिए बुलाया जा सकता है सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए। गतिरोध की अवस्था में निम्नलिखित को पारित करने हेतु संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक आवश्यक है? उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी भी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करना हो तो संविधान द्वारा निर्धारित की प्रक्रिया राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को संयुक्त बैठक आहूत कर सकेगा। जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदन में मतभेद उत्पन्न हो गया हो तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर होगा? दोनों सदन के संयुक्त बैठक के द्वारा दूर होगा। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष कर सकेगा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर लोकसभा का स्पीकर।
राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध या महाभियोग चलाने में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में, धन विधेयक पारित करने में, संविधान संशोधन पारित करने में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक पारित करने में, सी। नेक्स्ट है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु जब तक राष्ट्रीय हित में हो, संबंध राज्य के हित में हो, लोकहित के हित में हो या तीन हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हित में होगा तभी क्या कर सकेगा वो? राज्य सूची के विषय में विधि बना सकता है, उसको पावर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारत के संविधान के आर्टिकल 107 से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उन पर अपने को विचार विमर्श करना है। पहला है, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यवगत हो जाएगा, तो ये गलत है। राज्यसभा में लंबित विधेयक है कोई जिसमें लोकसभा ने पारित किया, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा, ये बात सही है। तो इसमें बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बी। ठीक है। संविधान के संशोधन का विधेयक पुनर्स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय में। तो कहाँ पर होगा? लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में हो सकता है, सी। कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन संबंधित है? अभित्या का सिद्धांत, सहारा तत्व का सिद्धांत, सहारा तत्व का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत। तो यहाँ पे अपने को बी और सी दोनों राइट है। सहारा तत्व का सिद्धांत, ठीक है, बी एंड सी, क्योंकि दोनों अपने पास में सेम आए हुए हैं, तो अपन बी और सी देखेंगे। बाकी अपने का अगर देखते हैं तो चाहे बी करो चाहे सी करो, ठीक है, दोनों में से एक करना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो वो 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा और 104 होगा। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 103 के अंतर्गत। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के द्वारा विधित पारित कर दिया जाता है तो क्या माना जाएगा? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, या स्वयं अधिनियम बन जाएगा, या संसद उस पर पुनर्विचार करेगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा विधित पारित कर दिया जाता है, तब उसको अनुमति देनी पड़ेगी राष्ट्रपति महोदय को। क्वेश्चन नंबर 412, क्या संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है? तो हाँ, संशोधन के लिए बाध्य होगा। राज्यसभा की अस्वीकृति होने पर विधेयक में कौन सा कानून बन सकता है? समाज सुधार संबंधी विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, इनमें से कोई नहीं बनेगा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लाया जा सकता है लोकसभा में। अभी देखा है जस्ट अपन ने पहला वाला क्वेश्चन। कौन सा सही नहीं है? तो यह नेगेटिव वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी। अब इनमें से अपन को 3 चीज़ें सही मिलेगी और एक चीज़ जो गलत होगी, वो अपने को ढूंढना गलत कौन सा है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, राइट है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में प्रेषित किए जाने के राज्यसभा के 14 दिन पर विचार नहीं करता है, तो ऐसे धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। यह भी बात राइट है। धन विधेयक का प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष खुद करता है, यानी उसको सर्टिफिकेट कौन करेगा? स्पीकर करेगा, ठीक है। और धन विधेयक के पारित होने के गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आउट करता है। ये बात गलत है। जो कुछ भी करना होगा स्पीकर करेगा। भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जा सकता है? 110, 115, 112, 118। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112।
सी। अब बाकी जो अन्य आर्टिकल हैं उसमें 115 के अंदर तो जो अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान उसके बारे में बात की गई है। 118 में कुछ भी जो प्रोसेस है उसका रोल के बारे में बात करता है। और 110 के अंदर जो क्या धन विधेयक है इसके बारे में परिभाषा के बारे में बात करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा भाई साहब करेगा, सभाध्यक्ष करेंगे। ठीक है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश पर। संविधान के अंतर्गत राज्य शताब्दी लागू होने पर विधियों का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है। 245 क्वेश्चन वाला है और हालांकि ये इसके अंदर संसद हो जाएगा बी। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत किससे है? 245 अभी बताया था मैंने, तो वो हो गया सी 245। अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावित करने के लिए संसद ऐसे विषय पर विधि बनाती जो राज्य सूची में प्रगणित और प्रभावित राज्यों के परामर्श से नहीं करती है। विधि पूर्णतः विधिमान्य होगी क्योंकि संसद के अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावित करने के लिए विधि बनाने के सशक्त किया गया है, चाहे ऐसा करने में राज्य की विधान बनाने का अनन्य शक्ति का अतिलंघन होता हो। सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि का राज्य से अतिरिक्त प्रवर्तन होता है तो वह अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। ए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित है संसद। डी। किसके पास में होगी? संसद के पास में होगी। संसद को राज्य सूची में विषय पर विधि बनाने की शक्ति है, परंतु यह तब होगा जबकि वह राष्ट्रीय इंटरेस्ट या नेशनल हित में हो। अवशिष्ट विषय पर किसे विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को, राज्य को, केवल राज्य और दोनों को, या कोई नहीं? तो यहाँ पर आ जाएगा केंद्र को। लोकसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने पर के पश्चात इसे प्रवर्तन नहीं बनाए रखा जाएगा। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है कि संविधान का आर्टिकल 352 जारी की गई आपात की उद्घोषणा प्रतिसरण पर 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन संबंधित घोषणा प्रतिसरण करने पर 360 का जारी वित्तीय आपात की उद्घोषणा प्रतिसरण पर या उपरोक्त सभी मामलों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी मामलों में। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या हो गई? 30 वर्ष। ठीक है, 30 ईयर। यदि किसी विधानमंडल में 200 सदस्य हैं तब उसकी बैठक हेतु कितने सदस्य गण पूर्ति होनी चाहिए अपने को? कुल के 1/10 सदस्यों की। डी। लोकसभा की बैठकों की गण पूर्ति होती है कुल सदस्यों के 1/10। सभा का भी देखा था। प्रेस की विधानमंडल की कार्यवाही में प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यों के संचालन का अनन्य स्वामी होता है। तो मूल अधिकार नहीं है। प्रेस लाभ प्राप्ति के लिए प्रकाशन करता है, यह भी नहीं है। विधानमंडल का सदन न्यायालय है, अपनी कार्यवाही तक पहुंच को विनियमित कर सकता है, तो यह भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सारे हैं। ठीक है। बाकी ये जो अधिकार नहीं है वो क्या है? विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपने कार्यों का संचालन अनन्य स्वामी होता है। तो वो एक कह सकते हैं कि वो ऑनर नहीं है प्रेस की। बात करते आगे कथन और कारण के बारे में बात किया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में प्रधान स्थिति होती है। राइट है। और भारत गठबंधन सरकार के युग की ओर से बढ़ रहा है, ये गलत है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ए आर दोनों सही है, सही है व्याख्या गलत है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी। बढ़ तो रहा है परंतु गठबंधन सरकार के युग की ओर नहीं बढ़ रहा है। वो एक कह सकते हैं विकासशील देश है, तो
विकसित देश की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पर बना रहता है और ऐसा कहा जाता है कि परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रह सकेगा जब तक कि उसे जनता का विश्वास है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त करेगा, उस दल का विश्वास प्राप्त कर कि जिसका वह सदस्य है, या संसद का विश्वास प्राप्त है। बी क्या हो जाएगा? लोकसभा में विश्वास है उसको। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते का निश्चित किए जाते हैं संसद के द्वारा। विधान परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या उपराष्ट्रपति? कोई नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं। मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। पर डिपार्टमेंट किनको किसको अलॉट करना है तो वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री खुद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति कितने हैं? तो अभी कितने हो गए? 34 हो गए लगभग। तैंतीस प्लस एक चल रहा है, ठीक है, 34 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की राय से, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर, राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के परामर्श से। तो ये अब खत्म हो गया है, तो अपने को ये वाला क्वेश्चन पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। NJSC ये है नहीं अपने। नेक्स्ट ये भी वापस नहीं पढ़ना अपने को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट की शक्तियां भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्ति से अधिक विस्तारवान है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए समवर्ती शक्ति है। यह आज्ञापक है कि याची मूल अधिकारी के प्रवर्तन में सीधे उच्चतम न्यायालय में जाकर पहले उच्च न्यायालय जाएंगे। तो ये भी बात क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा ये वाला, और ये राइट हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा है? 1 और 2, ठीक है, बी। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह निर्धारित किया कि नवी अनुसूची में शामिल विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? तो IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु। नवी अनुसूची में शामिल किन विधियों के संवैधानिक का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है? 10 मार्च 1973 के बाद, 15 मार्च 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद, या 27 अप्रैल 1973 के बाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 24 अप्रैल 1973 के बाद। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में विद्यमान विधि के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है? तो भारत की संसद कर सकता है, सी। भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है संसद के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद अधिनियम के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति दिलवाएगा। विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो कि प्रख्यात विधि शास्त्र है और न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता रखता है, तो वह राष्ट्रपति की कर सकता है उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। फिर है कि जब भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो अनुपस्थित होने पर, अन्यथा अपने कार्यकालीन कर्तव्यों का अनुपालन में असमर्थ हो रहा हो तो उसके कार्यों का अनुपालन किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा, या सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई भी नियुक्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, तो वो क्या करेगा? उसका पालन करेगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश एडॉक जज नियुक्त किए जा सकते हैं। न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने और चालू रखने के लिए न्यायाधीश को कोरम उपलब्ध नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसे नियुक्त कर सकता है? हाईकोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश को, बी।
कुछ ऐसे मामले या अपील को हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर अपने को ट्रांसफ़र करना है तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि निम्नलिखित में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकेगा। तो भारत के महान न्यायवादी के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाने पर किया जा सकता है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन वित्तीय आपात के समय कम किया जा सकता है। सी, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह संप्रेषण किया कि यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायिक प्रशासन में भ्राताओं के रूप में माना जाता है और हाई कोर्ट की अधिकारिता अधिक विस्तृत होने पर सुप्रीम कोर्ट ज्येष्ठ भ्राता बन जाता है। यह तिरुपति बालाजी डेवलपर बनाम बिहार राज्य के वाद में ये बात कही गई थी। दोनों भाई भाई ये भ्राता हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, और हाई कोर्ट है जो लघु भ्राता है। सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में यह निर्णय किया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की राय प्राथमिकता दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक ही तरह के समान आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, भारत का राष्ट्रपति और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। सी, समान पद पर होंगे। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्थान किसी ऐसे दूसरे स्थान या स्थानों पर हो सकता है, ऐसा निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही हो सकता है, वरना कुछ स्थान चेंज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के उपरांत भी अगर आपको करना है तो उनका पुनर्विलोकन स्वयं के कोर्ट में किया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय के स्वयं के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन की शक्ति होगी। बी, संविधान का कौन सा आर्टिकल है कि उच्चतम न्यायालय के अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है? 137 के द्वारा। और 136 के अंदर क्या है, SLP स्पेशल लीव पिटिशन बताया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है? तो 137 अभी जस्ट देखा ही अपन ने। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है केवल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक और एकवर्ती क्षेत्राधिकार होता है राज्य और संघ के विरुद्ध वाद में। भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि बाध्यकारी होगी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी कोर्ट में। संविधान के किस आर्टिकल में ये प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर सभी न्यायालयों में अबद्ध होगी? तो वो 141 के अंदर है, और 143 के अंदर सलाह दी गई, 136 के अंदर SLP के बारे में बात करता है। कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट पर प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी नहीं है। वह वाद जिसमें उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम भविष्य की प्रत्यादेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, गोलकनाथ वाद है, पंजाब राज्य, और 1967 में ये आया था। ए, भविष्यलक्षी निर्णय के सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था जस्टिस सुब्बाराव ने। निम्नलिखित वाद में से किस वाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने विनिश्चय किया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा होगा? तो SP मित्तल बनाम भारत संघ। SP मित्तल वर्सेस भारत संघ। ठीक है। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में महिला महाविद्यालय में पदों पर नियुक्त महिलाओं के लिए आरक्षण विधिमान्य माना जाएगा? विजयलक्ष्मी बनाम पंजाब राज्य। ए, उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित वादों में से किसमें यह निर्णित किया गया कि लोकहित निजी प्राइवेट हित पर अभिभावी होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस न्यायाधिकरण पर हाईकोर्ट और अधीक्षण की
शक्ति का उपयोग कर सकता है? भू राजस्व केंद्रीकरण का केंद्रीय प्रशासनिक राज्य श्रम न्यायाधिकरण, तीनों पर हो सकता है। डी। SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ किस सेक्शन से है? और PV नरसिंह राव किससे है? ADM जबलपुर बनाम किससे है? लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ यह किससे है? तो लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ मेरे हिसाब से 105 से है। लिली थॉमस किससे है? CCC से है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है डी। माता पड़ी कौन करे, ये भी आप देख सकते हैं। मिलान करना है आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड किससे क्या है? एक का 4 हो जाएगा। विनय चंद्र मिश्रा का क्या हो जाएगा मामला? विनय चंद्र का आ जाएगा अवमान के लिए। सी में 1 हो जाएगा और इसका ये 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से आप देख सकते हैं इसके नीचे डी आंसर बताया गया है। अपन आगे बढ़ रहे हैं। IR कोलो बनाम तमिलनाडु का मामला किससे है? जुडिशियल रिव्यू पुनर्विलोकन से है। और M नागराज बनाम भारत संघ किसके समानता से है? SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ पंथ निरपेक्ष से है। और इंदिरा गांधी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से है। किस वाद में यह निर्णित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है किंतु ढांचे में नहीं? तो यह बात की गई केशवानंद भारती वाले वाद में। सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित में निर्णय के लिए बाध्य होगा? किसी भी निर्णय के लिए बाध्य नहीं है वो। ना तो इसका है, ना इसका है, ना भारत का है, कोई भी नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पूर्व निर्णय सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 141 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, उच्चतम न्यायालय में शामिल नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर सभी न्यायालय में अबद्धकर है किंतु सुप्रीम कोर्ट के स्वयं के निर्णय का अबद्धकर नहीं। ऐसा मामले में अपने निर्णय विनिश्चित बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड भारत संघ के बाद में। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र भीतर और न्यायालय के बाध्यकारी उच्चतम न्यायालय के स्वयं के निर्णय के लिए आबद्ध करेंगे। ऐसा न्यायालय निर्णय विनिश्चित कर सकता बंगाल इम्यूनिटी वाला वाद। भविष्य लक्ष्य ISC गोलकनाथ वाले वाद में। भारत के भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि के पूर्व लगन के लिए नारी साथ करने का निर्देश सिंहांत बनाम भारत संघ के मामले में है। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार को प्रवर्तन करने के सिवाय दूसरे उद्देश्यों के लिए सशक्त किया जा सकता है। यह बात किसमें संसद को उसके विधि बना सकता है? संविधान जनमत के ऊपर अभिभावी हो सकता है? BR कपूर वर्सेस तमिलनाडु वाले वाद में बताया गया। निम्नलिखित में से वादों में किस वाद में यह जनता की इच्छा के ऊपर अभिभावी हो गया? BR कपूर अभी पढ़ा था। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक विवाद के ऊपर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय प्रारंभिक न्याय अधिकारिता है। निम्नलिखित में से किस एक पर उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं है?
भारत सरकार के विरुद्ध निजी व्यक्तियों द्वारा लाए गए मुकदमे में सीके दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता का वाद उच्चतम न्यायालय की अवमानना के रूप में है। सिविल मामलों में उच्च न्यायालय के द्वारा भेजी गई अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपील अधिकारिता सीमित विधि के साधारण प्रश्न पर और उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय की जो पुनर्विलोकन की शक्ति 137 के अंदर है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए आबद्ध होगी, वो 141 के अंतर्गत है। और उच्चतम न्यायालय को विशेष इजाज़त की अपील है जो 136 के अंतर्गत है। उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए प्रमाण पत्र 134(a) के अंतर्गत बताया गया है। संविधान के किस आर्टिकल के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी भी मामले में किसी न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की अपील के लिए विशेष इजाज़त 136 के अंदर मिलेगी? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी मामले को पुनर्विचार के लिए राज्य की अंतरित किया जा सकता है? 139(a) के अंतर्गत। संविधान के आर्टिकल 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का अपील नहीं सुन सकता है। सेना न्यायालय के विरुद्ध को भी दंडादेश दिया गया है तो उनके लिए मार्शल लॉ अपने आप बनाया गया है तो वो सुनेगा। मार्शल कोर्ट है और सेना कोर्ट अलग होते हैं। उच्चतम न्यायालय में उन आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार जिनमें हाई कोर्ट दोष मुक्ति को उल्लंघन कर अभियुक्त को मृत्युदंड दे सकता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। सिविल मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के लिए न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता विधि के साधारण प्रश्न पर होने चाहिए। संविधान के उस किस अनुच्छेद के भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श ले सकता है? 143 के अंदर। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित वादों में परामर्श के रूप में अपनी राय दी गई है। तो पहला आ जाएगा दिल्ली विधि अधिनियम के बाद में और फिर आ जाए बेरोबारी वाद में, विशेष न्यायालय विधेयक के बाद में। तो यहाँ 3-1-2 हो जाएगा। 3-1-2 का पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भित मामले पर अपनी सलाहकारी राय देने से इनकार किया है? इंद्री एम इस्माइल फारूकी के वाद में। संविधान के आर्टिकल 145 का अध्ययन उच्चतम न्यायालय के पद्धति और प्रक्रिया के विनियमित के वाले नियमों की रचना भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन में उच्चतम न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राम जन्मभूमि के बाबरी मस्जिद के मामले में उच्चतम न्यायालय में भेज सकता है? 143 परामर्श वाला ये वाद है। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद सलाहकारी अधिकार 143 में, उच्चतम न्यायालय के विशेष 136 के अंदर है। केवल मूल अधिकार के प्रवर्तन का आ जाएगा अपने पास में 32 और राज्यपाल के अध्यादेश के जारी करने की 213। 123 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। और 133 के अंदर क्या है? सिविल सब्जेक्ट की अपील बताई गई है। उच्चतम न्यायालय अथवा हाई कोर्ट के विरुद्ध समुचित रिट निकाल सकता है समान कार्य के लिए समान वेतन हेतु व्यवस्था के लिए। सी। रिट कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट जारी कर सकता है। प्रारंभिक अधिकारिता अन्य मामलों में संदर्भ में कौन सा न्यायालय रिट स्वीकार करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा। उच्चतम न्यायालय के किस वाद में निर्णित किया गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव? तो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाला वाद था ये। बी। निम्न में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के संज्ञात्मक की तुलना में एकात्मक बताया था? इंद्री के वाद में। किस वाद में भारत सुप्रीम कोर्ट के निर्णित संविधान जनता की इच्छा पर अभिभाव्य होगा? तो बी.आर. कपूर वाला ये भी पढ़ा था। प्रत्येक नागरिक आदर गरिमा के राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, ये किस वाद में किया गया? भारत संघर्ष नवीन जिंदल का वाद। क्यूरेटिव पिटीशन आरोग्य कर याचिका कौन किस वाद में अशोक हुरा वाले वाद में। राज्यपाल का विधानसभा में के विघटन की संस्कृति का कार्य संविधान के परिरक्षण के उद्देश्य मात्र से होना चाहिए? रामेश्वर बनाम भारत संघ के वाद में। मुख्य न्यायाधीश के अन्यथा उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के राजस्व के राज्यपाल के रूप में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे।
अभिलेख न्यायालय कहाँ पर है? 215 के अंतर्गत है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को, जुल्ला वाला ये भी नहीं है, यहाँ से कर लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत संघ एवं समस्त राज्यों के विरुद्ध उनके द्वारा वाद लाया जा सकता है? तो आर्टिकल 300 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद अधीन संघ लोक सेवा आयोग के कृतियों का विस्तार करने की शक्ति बताई गई है संसद में। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राज्यपाल को। एक लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कदाचार के लिए आधार पर हटाने के लिए उद्देश्य से किए जाने वाले अभियोग की जांच के निम्नलिखित द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। सी। भारत के निर्वाचन आयोग का निर्वाचन का अधीक्षण के निर्देशन और नियंत्रण 324 के अंदर बताया गया है। भारत संघ की कार्यालय भाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी, यह काम बताया गया है 343 के अंतर्गत। मत देने का अधिकार किसको है? संवैधानिक अधिकार है। भारत के महान न्यायाधीश नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होता है। संसदीय कार्यवाही के बिना सदस्य हुए किसी अधिकारी को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है तो भारत के महान न्यायवादी को। राज्य कोई भी भारत के संविधान के आर्टिकल 256 में अधीन संघ द्वारा प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होता है तो वह संसद राज्य को उक्त निर्देशों का पालन करने के लिए विवश करेगा। ए। आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रपति 352 का दिन आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करने वाला नहीं है। आंतरिक विक्षोभ विद्रोह के बारे में। बी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए नहीं होती है गृह युद्ध। तो युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, यह होता है सशस्त्र विद्रोह, पर गृह युद्ध, घर का युद्ध नहीं आएगा। आर्टिकल 368 किस संशोधन के द्वारा शब्द शामिल किए गए? आर्टिकल 13 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। तो ये बात कहाँ कही गई थी? 24वें संविधान संशोधन के बाद में हुआ था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा इस आधार पर नहीं कर सकता कि भारत या उसके सभी राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में हो, तो वो क्या आभ्यंतरिक अशांति के कारण। तीन सौ बावन में आपात की उद्घोषणा, 356 में राज्य में लगाए गए राष्ट्रीय शासन के बारे में, 360 वित्तीय आपात के बारे में बात करता है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात की घोषणा जारी कर सकता है अपनी प्रधानमंत्री की सलाह पर जब उसे इस शासन के मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना दी गई हो। सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में आर्टिकल 352 के अधीन आपात की घोषणा अनुमोदन अनिवार्य होगा राज्यसभा द्वारा। उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक होगा। 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा 1 माह के भीतर। 1 मंथ। जब राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352 के अंतर्गत जारी आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में रहती है तब क्या हो जाएगा? संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संवर्धित शक्ति प्राप्त होती है। जब आपात की घोषणा हो जाती है तो मूल अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को किसी भी नागरिक द्वारा अभ्यावेदन देने का अधिकार को निलंबित किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। एक बार जब आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती हो तो नागरिक को अपने मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यावेदन करने के लिए अधिकार निलंबित किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जब संविधान के अनुच्छेद
352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति होती है, किंतु निम्नलिखित अनुच्छेदों में समाविष्ट मूल अधिकारों को निलंबित करना संभव नहीं है। कौन सोचेंगे? 20 और 21। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों, तो इस ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति की आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने के न्यायालय में प्रवर्तित कराया जा सकता है? तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन नहीं किया जा सकता है? प्राण और दैहिक का आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है भाई? 21। ठीक है। और ये आर्टिकल 14 हो गया है। 19 है नहीं, संविधान 32 है नहीं। ठीक है। देखो, समता का अधिकार 14 है, वाक एवं अभिव्यक्ति ये नहीं है, 19 में आ गया। ये 21 का हो गया और ये 32 हो गया। तो अपने पास में अभी 20 और 21 देखा था, तो वो निलंबित नहीं होंगे। उक्त कथन को इंगित कीजिए आपात की स्थिति की घोषणा के प्रभाव के संबंध में सत्य नहीं है। आर्टिकल 19 का अधिकार निलंबित हो जाता है। कब होगा? कि जब आपात की उद्घोषणा होती हो, जब बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की उद्घोषणा होती हो या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की उद्घोषणा होती हो। राइट आंसर क्या जाएगा? बी। आर्टिकल 359 भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान आदेश से निम्न प्रवर्तन का निलंबित किया जा सकता है। तो 20 और 21। लोकसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर देने के बाद इसे प्रवर्तन न बनाए रखने वाला राष्ट्रपति किसके लिए बाध्य होगा? उपरोक्त सभी मामलों में। राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा की जाती है और निम्न में से किस अनुच्छेद के प्रवर्तन होने पर 19 अपने आप में निलंबित हो जाएगा? तो वो 358 के हो जाएगा। एक बार जब आपात की उद्घोषणा हो जाती हो तो नागरिक के मूल अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अभ्यवेदन करने के लिए अधिकार निलंबित किया जा सकता है। भारत के संसद, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है ये। डी आंसर राइट हो जाएगा। 352 के तहत आपातकाल के समय निलंबित मौलिक अधिकारों में से कौन सा स्वतः निलंबित हो जाता है? 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा की अवधि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबित करने के रूप में होगी? आर्टिकल 359। आपात में निम्नलिखित में अधिकारों में प्रवर्तन निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के बाह्य अभ्याक्रमण और अभ्यंतरिक अशांति से सुरक्षा और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सरकार का चलना सुनिश्चित करने का भारत संघ पर कर्तव्य आरोपित करता है? 355 आर्टिकल। नेक्स्ट है, ये छोड़ो। नेक्स्ट है, जब अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित हो जाती हो तो वह 6 माह तक प्रवर्तित रह सकती है, जिसकी गणना उद्घोषणा जारी करने वाली तिथि से उस तिथि से जिस तिथि को अनुमोदित का प्रथम प्रस्ताव पारित किया गया हो, या उस तिथि से जिस तिथि का अनुमोदित का द्वितीय प्रस्ताव या लोकसभा द्वारा प्रस्ताव में वर्णित हो। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? उद्घोषणा जारी करने वाली तिथि के द्वारा। यदि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा 2 मास के भीतर अनुमोदन नहीं हो पाता हो तो विघटन राज्य विधानसभा के द्वारा पुनर्जीवित हो जाएगा। अनुच्छेद 354 में राष्ट्रपति की उद्घोषणा
सीमित सीमा तक केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। कोई विधि जो संसद अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई है, उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के विषय पर बनाती हो तो वह उद्घोषणा निष्प्रभावी हो जाने के प्रभावी हो जाएगा जब तक राज्य विधानमंडल द्वारा बदली न जाए। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का बजट पारित किया जा सकता है संसद के द्वारा। अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 19(2) के और 31 के निश्चित किए जाने पर 300 का स्थापित किया गया था 44वें संविधान के द्वारा। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष के लिए। भारत के वित्तीय आपातकालीन स्थिति के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को घटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात को लागू कर सकता है? 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति कितने समय तक के लिए सर्वप्रथम वित्तीय आपात लागू कर सकता है? 2 महीने के लिए। संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 368 के अंतर्गत। संविधान में संशोधन लोकसभा के विधेयक पुनः स्थापित करके बहुमत के द्वारा केवल लोकसभा द्वारा पुनः स्थापित संसद किसी भी सदन पुनः स्थापित प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या बहुमत के द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत के संविधान में कोई संशोधन संविधान में मूलभूत संरचना की कोशिकाओं में परिवर्तन कर सकता है। करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थक और आवश्यक होने चाहिए और यद्यपि संशोधन अभिव्यक्ति के रूप में अनुच्छेद 368 के परंतु के किसी भी उपबंध के बारे में नहीं होने चाहिए। विशेष बहुमत के आधार पर वित्तीय संविधान के संशोधन क्या हो जाएगा? संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा किया जाएगा। सी। अधोवर्णित किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान संशोधन शक्ति होगी? तो ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान को संशोधित कर सकने की संसद की शक्ति बलशाली ढंग से किया जा सकता है किसके द्वारा है? 24वें संविधान संशोधन। मूल अधिकार में संशोधन हेतु संविधान आहूत की जानी चाहिए गोलकनाथ के वाद में। जहां संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा की गई वहां विधानमंडल का अर्थ होना चाहिए विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। भारतीय संसद में संविधान में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद में मूल अधिकारों को निश्चित करने की शक्ति नहीं है क्योंकि वह संविधान के आधारित संरचना और मूल ढांचे का भाग माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के मूल अधिकारों को निश्चित करने की शक्ति नहीं है क्योंकि वह संविधान की आधिकारिक संरचना का भाग होगा। ये केस देख लेना ना, गोलकनाथ के वाद में संविधान के विवक्षित सीमा समाविष्ट मूल अधिकार संसद के पहुंच से बाहर होना चाहिए और 368 के संशोधन शक्ति नहीं समाविष्ट करते। किस वाद में बात बताया गया था? तो गोलकनाथ के वाले वाद में बताया गया था। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा सकता है संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन के द्वारा। सी। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित किया जा सकता है संसद में सादे बहुमत के द्वारा। किसमें आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थन जरूरी है? तो 73 और 162 संशोधन में। विशेष बहुमत के आधार पर भारतीय संविधान संशोधन में किया जा सकता है प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन के आधार पर। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल वाले वाद में। राज्य निम्न वाद के निर्णय अनुसार भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों को संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना छीन और न्यून कर सकता है तो केशवानंद भारती में। निम्नलिखित के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक होगा संविधान के भाग 4 में। 368 का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता संविधान के आधारभूत ढांचे में। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति की परिसीमा क्या होगी? अधिष्ठान और प्रक्रियात्मक दोनों हैं। संशोधन द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों में वरीयता दी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में भाग 4 कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 323A और 323B संविधान में निम्नलिखित संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो जोड़ा गया।
42वां संशोधन अधिनियम 1976 संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तर्ज पर। संसद द्वारा संविधान के 24वें संविधान अधिनियम द्वारा 1971 में पारित किए जाने पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कौन सा एक निर्णय बताया है? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। केशवानंद भारती केरल राज्य के वाद के निर्णय किया गया 13 न्यायाधीशों के पीठ के द्वारा। संविधान की प्रक्रिया और शब्दों के स्थान पर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया शब्द को 368 की पार्षद टिप्पणी में प्रतिस्थापित किया गया। कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 368 का संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन का कोई संशोधन किसी न्यायालय के किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इस संशोधन को असंवैधानिक अभिनिर्धारित कर दिया गया है। संशोधन के द्वारा आर्टिकल 19 द्वारा प्रारंभ में प्रदत्त 7 मूल स्वतंत्रताओं को घटाकर 6 कर दिया। कब किया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया। पूर्ण विश्वास और मान्यता खंड लागू नहीं होता है निगमों के कर्तव्य पर। संविधान के आधार पर ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया केशवानंद भारती के वाद में। राज्य निम्नवाद के निर्णय अनुसार भारतीय संविधान के प्रदत्त अधिकार को संविधान मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना छीन और न्यून कर सकता है केशवानंद भारती के वाद में। संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकार में संशोधन संबंधित संसद की शक्ति संबंध में भविष्यलक्षी प्रभाव के सिद्धांत को निम्न में से किस वाद में लागू किया गया था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। किस वाद में यह निर्णित किया गया कि संविधान के ढांचे के भाग में परिवर्तन कर सकते हैं किंतु मूल ढांचे में नहीं? केशवानंद भारती के वाद में। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत ढांचा है? यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया। शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार के रूप में प्रदान किया जा सकता है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 16(4)(a) परिमाणित ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध कर दिया जाता है 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। 79 संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडल के अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में। संसद द्वारा संविधान अधिनियम 2000 पारित किए जाने की पृष्ठभूमि में कौन सा अधिनियम निर्णय होता है? प्रीति श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के बाद में। भारतीय सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आरक्षित निम्नलिखित में से किसके संविधान के 77वें संविधान 1995 के द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा यह उपबंधित किया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% अधिक नहीं होना चाहिए? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। संसद के 10वें अनुसूची पैरा 2 के अधीन निर्धारित किया गया तो मंत्री के 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। 92वें संविधान संशोधन 2003 में संविधान 8वें अनुसूची 4 अतिरिक्त भाषाओं को राज्यसभा में सम्मिलित किया गया था। भारत के संविधान का 93वें संशोधन के अंतर्गत क्या केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के बारे में बात की गई है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ब्रेन मैपिंग फिंगर प्रिंटिंग पॉलीग्राफ टेस्ट के नार्को टेस्ट का अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 और 21 का उल्लंघन माना? सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत सेवा नियमों का संशोधन करके केंद्रीय सेवाओं में अवकाश प्राप्त 58 से 55 वर्ष कर दिया है तो संशोधन वैध है क्योंकि ये 309 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के बहुत लक्ष्य प्रभाव की बात करता है। ये नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विधि का शासन कहाँ से है? ब्रिटिश का संविधान से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। विधि की समय प्रक्रिया कहाँ से? अमेरिका से। समवर्ती सूची में शामिल है शिक्षा। शक्तियों के प्रतिकरण के सिद्धांत को देने का श्रेय किसका है? मॉन्टेस्क्यू का। राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माननीय न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया। संबंध के पुनर्विलोकन हेतु सरकार या आयोग किया जा सकता है केंद्र और राज्यों के संबंध में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब भी करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट अपन अब CPC के MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।